पहला चैप्टर केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हम ये स्टडी करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर, दैट इज एटम का स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं, जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले एटम वर्ड दिया और एटम के बारे में कुछ बातें की। उन्होंने जो जो एटम के बारे में बताया, उनके उन सारे पॉइंट्स को हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। वेरी गुड। इसमें हाँ, एक्चुअल में डाल्टन जो थे, इन्होंने सोचा कि अगर हम किसी सब्सटेंस को धीरे धीरे छोटे टुकड़ों में तोड़ते जाएं तो एट लास्ट हम एक ऐसे पार्टिकल पर पहुंच जाएंगे जहां पर हम उसे और आगे डिवाइड नहीं कर सकते। अगर किसी इंग्लिश साइंटिस्ट ने इस बात को सोचा होता तो वो उस पार्टिकल को इनडिविजिबल बोलता। इनडिविजुअल मीन्स जिसको और आगे हम नहीं तोड़ सकते हैं। ओके बेटा हो। लेकिन जो जॉन डाल्टन थे, इन्होंने या इनके लैंग्वेज में उस इनडिविजिबल वर्ड जो है उसको बोला जाता था अटोमियो। ठीक है बेटा, तो उन्होंने उससे ये वर्ड बनाया एटम। तो यहाँ पे इस चीज को हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इस थ्योरी में क्या कहा गया। इन्होंने कहा द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of a substance which cannot be subdivided, जिसको हम और आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। इन्होंने उस पार्टिकल को एटम नाम दिया। ये एटम नाम क्यों दिया? क्योंकि ये जो वर्ड बना था एटम, एटम जो टर्म है इज ड्राइव्ड फ्रॉम, इसे बनाया गया, ड्राइव किया गया फ्रॉम ग्रीक वर्ड। जो ग्रीक लैंग्वेज आप सब लोग जानते हैं, उस ग्रीक वर्ड था एटोमियो। एटोमियो ये वर्ड था ग्रीक का, जिसका मतलब होता है मीन्स इनडिविजिबल, दैट इज जिसको और आगे डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट है इनडिविजिबल। वर्ड था एटोमियो और इससे ड्राइव करके टर्म बनाया एटम, उस पार्टिकल को नाम दिया एटम। ये डाल्टन्स ने इस तरह से इसको सोचा और एटम्स के बारे में एक दो बातें और बताई। तो आप यहाँ पे स्पेशली याद रखें कि इस डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में आपको एक तो ये याद रखना है कि टर्म एटम जो था वो इज गिवन बाय डाल्टन। डाल्टन ने ही ये टर्म यूज किया था। दूसरा, इस थ्योरी के कुछ और पॉइंट्स थे। उन पॉइंट्स में था कि एटम ऑफ एलिमेंट, किसी एक ही एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो आर सिमिलर इन ऑल एस्पेक्ट्स, हर तरीके से, हर एंगल से वो सेम होती हैं, चाहे उनका मास हो, वॉल्यूम हो, डेंसिटी हो, कलर हो, एनीथिंग। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अगर आप अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स को देखते हो
तो वे आपस में डिफर होते हैं इन मास, वॉल्यूम, डेंसिटी एटसेट्रा, इन सब में ये डिफर होती है। ओके बेटा जी, यस सर। वेरी वेरी गुड। तो यहाँ पर आपको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में ये इन्होंने कब दी थी थ्योरी, ईयर याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप लोगों को मैं मेंशन कर देता हूँ क्योंकि इन चीजों से इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तो दिस थ्योरी इज गिवन इन 1808। इसको 1808 में इन्होंने दुनिया के सामने रखा। इन्होंने अपनी थ्योरी में ये बात क्लियर कर दी कि एटम को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। और एक बात इन्होंने साथ में और बोली, वो ये था कि एटम्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। जो केमिकल चेंज होते हैं, आप चेंजेस भी कह सकते हो, जो केमिकल रिएक्शन, जो नई नई सबस्टेंस बनते हैं, वो इन एटम्स के थ्रू बनते हैं, दैट इज एटम्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। बाद में एक साइंटिस्ट थे बेटा, मैं नाम आपसे पूछना चाहूंगा, वो कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को गलत प्रूव किया। उन्होंने कहा नहीं साहब ये थ्योरी है वो गलत है, दैट इज एटम को हम और आगे डिवाइड कर सकते हैं। बताओगे बेटा, कोई ट्राई करेगा? जी स्टोनी। नहीं बेटा, जी स्टोनी ने तो इलेक्ट्रॉन वर्ड यूज किया था, इलेक्ट्रॉन नाम दिया था। रदरफोर्ड। नहीं बेटा, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था और पहला सक्सेसफुल मॉडल दिया था और ये बताया था कि एटम रियल में उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। और बोलो बेटा, और कोई ट्राई करो। माइकल फैराडे। वेरी गुड, माइकल फैराडे। ये एक्चुअल में एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर कई बार हम गूगल पर सर्च करें तो वहां भी हमें गलत मिलता है, क्योंकि गूगल हमारे क्वेश्चन को प्रॉपर्ली रीड नहीं कर पाता हम पूछना क्या चाहते हैं। तो कई बार वो इस क्वेश्चन का आंसर थॉमसन शो कर देता है। ठीक है ना बेटा? तो यहाँ पर ऐसी जगहों पे आप ध्यान रखें, वो पहले साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे। माइकल फैराडे फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले स्टेटेड दैट, उन्होंने स्टेटमेंट दिया एटम इज डिविजिबल, कि एटम को और आगे डिवाइड कर सकते हैं। और ये उन्होंने कैसे प्रूव किया था? इनका एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, आप +2 में पढ़ोगे, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी। उसका नाम लिख देता हूं मैं भी यहाँ पर। बाय इज फेमस एक्सपेरिमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। उन्होंने इलेक्ट्रोलाइसिस का एक्सपेरिमेंट किया था, काफी फेमस रहा था ये। और इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर उन्होंने प्रूव किया कि एटम को डिवाइड किया जा सकता है। इज दैट क्लियर बेटा? यस तो सर। अगर कोई आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को गलत किसने किया, या डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का सबसे पहले एंड किसने किया, तो इसका जवाब भी आप माइकल फैराडे ही दोगे। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। यस Very सर। good. इसके बाद में जब ये हो गया प्रूव कि एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं, तो एटम को किन किन पार्टिकल्स में डिवाइड किया जा सकता है? तो एटम जो है वो मेनली 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। मेन पार्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं, तो एटम मेनली
consists of three particles, three fundamental particles. फंडामेंटल हम इसलिए बोल रहे हैं कि लगभग हर एटम में ये पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ये एक बेस है हर एटम का, दैट इज व्हाई दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स। और वो तीन फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से थे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके बेटा? Yes, sir. तो जितने भी एटम्स हैं वो इन तीन पार्टिकल से मिलकर बने हैं। इन तीनों पार्टिकल्स की अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पर डिस्कवरी की, और इन फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी को हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे रुककर। अभी पहले हम एटम के स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे आगे। अभी आप सिर्फ इतना मान सकते हैं यहाँ पर कि एटम जो है वो तीन फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और यहाँ आपको बस एक एक्सेप्शन याद रखना है, और वो ये है कि एक्सेप्ट हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन होता है इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। इसका एक्सेप्शन क्या है कि हाइड्रोजन एटम डज नॉट हैव न्यूट्रॉन। लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन को ड्रॉप कर दूं तो इस नेचर में जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट के एटम में तीनों ही पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। केवल हाइड्रोजन ऐसा है जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन नहीं होता। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट हैव न्यूट्रॉन, चार ऑप्शंस, तो उसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन, वो आपका सॉरी हाइड्रोजन। तो इस तरह से आप लोग इस बात का याद रखें, ध्यान रखें हमेशा कि बहुत छोटी छोटी बातों के क्वेश्चंस भी आप लोगों से कॉम्पिटिशन्स में पूछ लिए जाते हैं। वो इसलिए कि वो भी जानते हैं कि बच्चे मोस्ट जो हैं वो छोटी छोटी बातों को ड्रॉप कर देते हैं, याद नहीं रखते हैं। इसलिए मोस्टली कंपटीशन में कई बार बहुत आसान क्वेश्चन आ जाता है और जिसका जवाब बहुत अच्छे स्टूडेंट्स भी नहीं दे पाते, क्योंकि वो इन छोटी छोटी बातों को छोटी बातें मानकर ड्रॉप कर देते हैं, है ना बेटा? तो आपको चाहे वो सिंपल पॉइंट हो, छोटा पॉइंट हो, आपको कोई भी पॉइंट ड्रॉप नहीं करना है। इज दैट क्लियर? Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो ये पार्ट आपने यहाँ तक नोट कर लिया, आगे बढ़े हम। Yes, sir. वेरी गुड। एक बात ध्यान रखना, काफी बच्चे नए हैं, आज पहली क्लास लगा रहे हैं, तो जैसे ही ये सेशन एंड हो जाए तो आप घबराना मत, सेम लिंक पर वापस क्लिक कर लेना। ओके बेटा? हो Yes, sir. वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं हम एटम के स्ट्रक्चर्स की बात को आगे बढ़ाएं। तो एटम के स्ट्रक्चर को, अभी डाल्टन की थ्योरी में कहीं भी स्ट्रक्चर की बात नहीं हुई थी, अभी केवल बात हुई डाल्टन के स्ट्रक्चर में कि एटम क्या है, क्या होता है। तो उनकी थ्योरी भले ही गलत थी डाल्टन की, लेकिन उन्होंने पहला एफर्ट किया, एक टर्म एटम उन्होंने दिया, तो उनके रेस्पेक्ट में आज भी हम उसे एटम ही बोलते हैं। लेकिन अब स्ट्रक्चर के बारे में, एटम कैसा होता है ये बताने का सबसे पहला एफर्ट जो किया वो थॉमसन ने किया। इसको कई बार आप लोग थॉमसन भी बोल सकते हो, प्रोनाउंसिएशन इन साइंटिस्ट का। तो इन्होंने जो पहला मॉडल दिया, सबसे पहला, तो आप अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल्स। पहले आपको मैं ब्रीफ में बता दूं कि एटम के स्ट्रक्चर को बताने के लिए बहुत सारे एफर्ट आज तक किए गए हैं और इसकी वजह से बहुत सारे मॉडल्स हमारे सामने हैं। उन मॉडल्स में क्या बताया गया, उन मॉडल्स में क्या ड्रॉबैक थे, क्या कमियां रह गई और उनका क्या एप्लीकेशन है आगे, इस तरह की बातें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमें इसमें सारे मॉडल्स पढ़ने हैं और हमें उनके ड्रॉबैक हैं उनको भी हमें अच्छे से याद करना है। कई बार हमसे ड्रॉबैक ही पूछ लिए जाते हैं नाम देकर कि किस मॉडल में क्या कमी थी। तो
जो एटॉमिक मॉडल्स मींस ऐसे कुछ पॉइंट्स जो हमें एटम के स्ट्रक्चर को बताते हैं, ऐसे एटॉमिक मॉडल्स इस चैप्टर में हम कौन कौन से पढ़ेंगे। अपने +1 +2 जेई और नीट एग्जाम्स के अकॉर्डिंग हम जो मॉडल्स अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, आप एक बार उनके नाम सबके जान लो। पहला है थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जिसे आप लोग थॉमसन एटॉमिक मॉडल कह सकते हो। दूसरा है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल। और फर्दर हम इसके आगे पढ़ेंगे, एक साइंटिस्ट थे सोमरफील्ड, उन्होंने बोर के मॉडल में कुछ करेक्शंस किए, इसलिए हम उसे सोमरफील्ड्स एक्सटेंशन मॉडल बोलते हैं, जिसको उन्होंने एक्सटेंड किया बोर मॉडल को, थोड़ा बढ़ाया आगे। और लास्ट में फिर हम यहाँ पर पढ़ेंगे जो आजकल चल रहा है, जो सबसे सही है, दैट इज लेटेस्ट है, वो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। बेटा कौन सा मॉडल है? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। वेरी गुड, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो हमें यहाँ पर इतने मॉडल्स पढ़ने हैं। इन मॉडल्स में आपको कुछ बातें बता दूं, जैसे थॉमसन एटॉमिक मॉडल है, ये फर्स्ट एटॉमिक मॉडल है। सबसे पहले एटम के स्ट्रक्चर के बारे में आपके थॉमसन ने बताया, इसलिए ये पहला मॉडल है और आज भी हम इसलिए इसको पढ़ते भी हैं। थॉमसन एटॉमिक मॉडल को हम इसीलिए स्टडी करते हैं। लेकिन सच तो ये है कि ये मॉडल पूरी तरह से गलत था, पर फिर भी हम इसे क्यों स्टडी करते हैं? हमें ये पता लगे कि सबसे पहला एफर्ट किसने किया इस डायरेक्शन में, वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन जो पहला मॉडल जो काफी हद तक सही था, जो एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड था, जैसे थॉमसन का मॉडल था वो हाइपोथेटिकल था, सोच के बताया उन्होंने ऐसा होता होगा। लेकिन रदरफोर्ड का मॉडल है वो एक्सपेरिमेंट में जो देखा उसके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर है, काफी हद तक सही भी था। इसीलिए हम रदरफोर्ड के मॉडल को फर्स्ट सक्सेसफुल मॉडल बोलते हैं। फर्स्ट मॉडल तो नहीं है, लेकिन यहाँ फर्स्ट सक्सेसफुल मॉडल है। ओके बेटा हो? यस Okay, सर। sir. तो ये मॉडल्स हमें स्टडी करने हैं। इसमें हम सबसे पहले थॉमसन एटॉमिक मॉडल की बात करते हैं। ये थॉमसन एटॉमिक मॉडल में थॉमसन ने क्या कहा, भले ही गलत था वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने क्या कहा हम इसको स्टडी करते हैं। इन्होंने कहा कि एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। जैसे बॉल होती है सॉलिड, इस तरह से ये एक सॉलिड स्फीयर है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है पूरे पर। और इस स्फीयर के अंदर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर, या इलेक्ट्रॉन से पहले हम एक वर्ड और लगाए तो और बेटर लैंग्वेज हो जाएगी, इन विच इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स आर सस्पेंडेड। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पड़े रहते हैं, बिखरे रहते हैं, इसलिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूं सस्पेंड। तो आज सस्पेंडेड, और किस तरह पड़े रहते हैं आप इसको कंपेयर कर सकते हो इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे सीड्स होते हैं इन वाटरमेलन। कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है, जैसे वाटरमेलन में सीड्स पड़े रहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही इस स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पड़े रहते हैं, ऐसा कहा गया इस मॉडल में। ओके बेटा जी। अब यहाँ पर हर वर्ड का मतलब जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। यहाँ मैंने टर्म यूज किया है इक्विवेलेंट।
इसका मतलब क्या है ये समझ लें आप। इसका मतलब ये है कि अगर एटम एक सॉलिड स्फीयर है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है पूरे पर, पॉजिटिव चार्ज का एक स्फीयर है ये, और इस स्फीयर के अंदर ये मैंने बना दिया पूरा, ये पॉजिटिव चार्ज का एक सॉलिड स्फीयर है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं इस तरह से, जैसे सीड्स पड़े होते हैं। कहीं भी आप फिल कर दीजिए, कोई ऑर्डर नहीं होता है, जैसे वाटरमेलन में कोई ऑर्डर नहीं होता सीड्स का, इस तरह से इसके अंदर सीड्स पड़े रहते हैं। पर ये सीड्स कितने पड़े होंगे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर कितने होंगे, कि इन सारे इलेक्ट्रॉन का टोटल जो नेगेटिव चार्ज है बेटा, वो टोटल नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स का शुड बी इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज एट स्फीयर। इसीलिए मैंने यहाँ पर इक्विवेलेंट वर्ड यूज किया है। इक्विवेलेंट वर्ड का मतलब है कि इसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स पड़े होंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कर दें। मतलब इस स्फीयर पर जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, उसके अंदर उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पड़े होंगे। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझना है कि ये इन्होंने यहाँ पर थॉमसन ने इसके बारे में ये बात बोली, इसलिए हमने यहाँ पर इक्विवेलेंट वर्ड यूज किया है। ओके डियर? और ये देखने में कैसा मॉडल था, देखने में कैसा लग रहा है? अगर आप इसके आगे मेरी तरफ से एक ऐसे इमेजनरी एक सी यहाँ पे बना दें, ऐसे कवर इसका बाहर से, तो देखने में लग रहा है जैसे तरबूज है, जैसे वाटरमेलन होता है, ऐसे लग रहा है ना बेटा ये? Yes, sir. Yes, sir. तो इसीलिए इस थॉमसन एटॉमिक मॉडल को नाम दे दिया गया वाटरमेलन मॉडल। क्या नाम दिया गया? Watermelon model. वेरी गुड। सो it is also called as watermelon model, that is एटम जो है वो वाटरमेलन जैसा होता है। लेकिन थॉमसन की कंट्री में एक स्वीट डिश, एक मिठाई मिलती है जिसमें क्रीम का एक गोला होता है और उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स, दैट इज नट्स, जिसको हम पुडिंग भी बोलते हैं, वो भरे होते हैं। तो उन्होंने अपनी उस स्वीट डिश से इसको कंपेयर किया और उसके बेसिस पर इसका नाम दिया, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम केक की, हाँ, प्लम केक क्रीम रोल में पुडिंग्स, दैट इज ड्राई फ्रूट्स के टुकड़े लाइक इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको प्लम पुडिंग मॉडल कहा। इसी तरह से कुछ लोगों ने इसको रेजिन पुडिंग मॉडल भी कहा, रेजिन पुडिंग मॉडल, और कुछ लोगों ने इसे एप्पल पाई मॉडल भी कहा। तो कई लोगों ने अपने अलग अलग नाम दिए, आपसे इनकी वजह नहीं पूछेगा क्यों कहा, लेकिन आप इन्हें नाम सारे आपको पता होने चाहिए। ओके बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। तो आपको यहाँ पर ये बात स्पेशली याद रखनी है कि ऐसा कुछ एटम होता है, स्ट्रक्चर ऐसा बताने की कोशिश की थॉमसन ने सोचकर, और इसमें ये भी इन्होंने कहा कि पूरा जो सॉलिड स्फीयर है, मतलब जो मास है एटम का, मास ऑफ एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरा यूनिफॉर्म, ये नहीं कहीं मास ज्यादा हो कहीं कम हो, ऐसा नहीं है। ये पूरे एटम में बिल्कुल बराबर तरीके से मास डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड। ये मॉडल था थॉमसन का, जिसे आप लोग थॉमसन मॉडल भी कह सकते हो। और बेटा जी, इस मॉडल में एक बहुत अच्छी बात और थी कि इन्होंने इस एटम का जो स्फीयर जो दिया, इन्होंने इसका साइज भी बताने की कोशिश की और बताया कि ये जो एटम होता है इसकी रेडियस ऑलमोस्ट 10 पे पावर -10 मीटर
या आप इसको कह सकते हो 1 एंगस्ट्रॉम के रेंज में होती है। तो ये क्या है, ये ऑर्डर ऑफ रेडियस है। ऑर्डर ऑफ रेडियस का मतलब होता है कि इस 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास रेडियस होंगी एटम्स की, वो 1.2 एंगस्ट्रॉम हो, 1.3 हो, 2 हो, 5 हो, मतलब 9 तक, जब तक पावर चेंज नहीं हो। ठीक है ना? तो इसलिए इस वेरिएबल को हम बोलते हैं ऑर्डर। ओके बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। तो ये रेडियस के बारे में भी थॉमसन ने बताया, इसलिए एक तो बात तो इसकी तब भी चलो काम आई बाद में रेडियस जैसी। पर अब हम इसके बाद में इस मॉडल में बात करें ड्रॉबैक की, तो हम इस मॉडल में अलग से कोई ड्रॉबैक नहीं पढ़ते इसके हम ड्रॉबैक क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि अपने आप में कंप्लीटली ड्रॉबैक है। तो आप इतना कह सकते हो ये कंप्लीटली रॉन्ग था, पूरी तरह से गलत था ये मॉडल। एटम ऐसा होता ही नहीं है। ओके बेटा? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में जो दूसरा मॉडल है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जिसको हमने फर्स्ट सक्सेसफुल मॉडल कहा है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं रदरफोर्ड ने क्या किया। तो मॉडल हम बाद में पढ़ेंगे रदरफोर्ड का, पहले हम इनके एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे। मैंने बताया आपको कि एक एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, तो पहले इनके एक्सपेरिमेंट को जानने की कोशिश करते हैं। और एक्सपेरिमेंट से पहले भी हम ये जानेंगे इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीजें यूज की थी। तो आप देखें, रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था, इसमें इन्होंने जो यूज किया, पहले उन चीजों के बारे में आप समझ लें। और आई थिंक आपने 9th-10th पास करके आए हो, तो रदरफोर्ड मॉडल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, है ना बेटा? Yes, sir. बोल। हाँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस पॉइंट को नोट करके आपको अलग से लिखवा रहा हूँ कि एक्चुअल में रदरफोर्ड ने क्या क्या चीजें यूज की थी। हम एक्सपेरिमेंट बाद में स्टार्ट करेंगे, मॉडल बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि एक, आप जानते होंगे रेडियो एक्टिव सबस्टेंस, बेटा जानते हो? Yes, sir. आपने कभी मैडम क्यूरी, उनके हस्बैंड पियरे क्यूरी, इनका नाम सुना होगा, ठीक है ना? तो ये वो लोग थे जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी की थी। इन्होंने देखा था कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो लगातार रेडिएशंस एमिट करते रहते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। और ऐसे सबस्टेंस को या ऐसे एलिमेंट को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट या रेडियो एक्टिव सबस्टेंस बोलते हैं। तो रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस होते हैं, ये एमिट करते हैं एल्फा रेस, बीटा रेस और गामा रेस। ये भी आपने आई थिंक नाम सुन रखे होंगे, है ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. इसमें ये जो एल्फा रेज है, ये एल्फा रेज जो होती हैं, ये मेड अप ऑफ एल्फा पार्टिकल्स। ये एल्फा पार्टिकल से मिलके बनी होती है। और रेडियो एक्टिव सबस्टेंसेस में बहुत सारे सबस्टेंस हैं, जिसमें हम एग्जांपल देखें तो इनके एग्जांपल में आपने यूरेनियम नाम सुना होगा, थोरियम नाम सुना होगा। तो इस तरह के बहुत सारे सबस्टेंस हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं। ऐसे सबस्टेंस इन रेडिएशंस को एमिट करते रहते हैं। रेडियो एक्टिविटी के बारे में डिटेल में आप फिजिक्स में, न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ोगे आगे, पर इतना जानना जरूरी है, ये सफिशिएंट है इतना। पर आगे हम बात करते हैं अल्फा पार्टिकल्स की। तो ये अल्फा पार्टिकल से बन के जो बनती है रेज, उसको अल्फा रेज बोलते हैं। बट ये अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये आपने जानना बहुत जरूरी है। तो इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर बात करता हूँ हीलियम एटम से। इतनी नॉलेज आपको है कि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है बेटा, जानते हैं आप लोग? Yes, sir. हीलियम के एटॉमिक नंबर 2 का मतलब होता है कि हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स होते हैं। इसका मास नंबर दैट इज एटॉमिक मास 4 होता है, दैट इज में 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। और इसके चारों तरफ एक ऑर्बिट में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं। हमें एटम का स्ट्रक्चर पता करना है,
बट ये हम इसलिए अभी यूज कर रहे हैं कि ये चीज हमें पहले से पता है। अगर मैं इस हीलियम के एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दूं बेटा, तो इस हीलियम के एटम पे कितना चार्ज आएगा? बोलो बेटा। तो इस पे चार्ज आएगा 2+। जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उतना ही इस पर चार्ज आता है। तो प्लस का 2 या 2+ कुछ भी कह सकते हो। ये हो गया हीलियम आयन, एटम न्यूट्रल होता है, तो ये हीलियम आयन बन गया। अगर आप इसको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखो, अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो क्या बचेगा? केवल न्यूक्लियस बचेगा। क्या बचेगा बेटा? केवल हीलियम का न्यूक्लियस ही तो बच गया है ना। न्यूक्लियस। वेरी गुड। तो बस यही आपको समझाना था। आप हीलियम आयन कहें, चाहे हीलियम न्यूक्लियस कहें, और चाहे इन दोनों के लिए आप टर्म अल्फा पार्टिकल यूज करें, एक ही बात है। व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? हीलियम न्यूक्लियस और हीलियम आयन इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। इस पर चार्ज कितना होता है? इस पर चार्ज होता है 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। 2 यूनिट का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 1 यूनिट चार्ज बोलते हैं। और इसका मास कितना होता है? 4 यूनिट्स। यहाँ पर मास की भी एक यूनिट होती है जिसको हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। तो वो 4 यूनिट्स के बराबर इसका मास होता है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो रदरफोर्ड ने, हम एक्सपेरिमेंट बाद में पढ़ेंगे, पहले उन्होंने जो चीजें यूज की थी, हम पहले यहाँ पर उन चीजों को स्टडी कर रहे हैं। क्या क्या लिया था? तो एक तो उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स लिया था, और सेकेंडरी जो उन्होंने यूज किया वो था इसमें, ये दो चीजें यूज की थी। दूसरा था गोल्ड फॉइल। क्या यूज किया था बेटा? गोल्ड फॉइल। वेरी गुड। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इन्होंने गोल्ड फॉइल क्यों यूज किया? गोल्ड फॉइल इसलिए यूज किया था कि जो गोल्ड होता है वो मोस्ट मेलिएबल मेटल है। कैसी है बेटा? मोस्ट मेलिएबल मेटल। वेरी गुड। मेलिएबल का मतलब क्या होता है? जिसको अगर हम हैमर से, हथौड़े से शीट्स ठोकते में जाएं बीट कर सकते हैं। तो वो सीट्स में कन्वर्ट हो जाती है बिना टूटे हुए। तो हम सबसे पतली सीट बना सकते हैं गोल्ड की पीट पीट कर। इससे ज्यादा मेलिएबल और कोई नहीं है। ठीक है बेटा? पिक्चर क्लियर हो गई? यस। और जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में जो यूज की गई थी गोल्ड फॉइल, उसकी थिकनेस कितनी थी? थिकनेस ऑफ गोल्ड फॉइल यूज्ड इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट कितनी थी बेटा? वो इसकी थिकनेस थी बेटा, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य लगेगा, 100 नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब होता है 1 नैनोमीटर इज इक्विवेलेंट टू 10⁻⁹ मीटर। ओके बेटा? यस सर। वेरी गुड। तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि ये दो चीजें उन्होंने यूज की। गोल्ड क्यों यूज किया? मोस्ट मेलिएबल है। आपने मिठाई खाई होगी, इस पे एक सिल्वर फॉइल होती है। वो सिल्वर फॉइल इतनी पतली होती है कि हमें लगता ही नहीं है कि हम मेटल खा रहे हैं। सोचो, सिल्वर जो है उससे गोल्ड है वो अबाउट 100 टाइम्स ज्यादा मेलिएबल होता है। तो गोल्ड की कितनी पतली फॉइल बना सकते हैं? कितनी पतली फॉइल बना सकते हैं कि हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये कुछ एटम्स की थिकनेस की होगी। ठीक है ना बेटा? Yes, sir. यस। तो कैन बी चेंज्ड इनटू few atoms thick sheet और foil, इसीलिए इसका यूज किया गया था। अब आप सेम लिंक पे वापस क्लिक करके आ जाना। इसके आगे की बात, एक्सपेरिमेंट क्या था और उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया, और लास्ट में फाइनली जो कंक्लूजन्स थे जिन्हें हमने कहा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, वो क्या है ये आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बेटा? यस सर। वेरी गुड। तो सेम लिंक पे वापस आ जाओ आप।